सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से जरूर से जुड़े। तो आज के टॉपिक्स देखते हैं। डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया। अच्छा, 5 AM सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड, वीक में 4 दिन होती है, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो देख लेते हैं टॉपिक। ये आज के टॉपिक्स तो यहाँ पे डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर IR और साइंस टेक का टॉपिक आपका बनता है। देन यू हैव हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 यसाश करके है। ग्लोबल हीट क्लाइमेट एनवायरनमेंट का टॉपिक है। न्यू एरा इन वेस्ट एशिया, ये IR का टॉपिक है। और ये भी नेक्स्ट जो टॉपिक, ये भी IR का, इंडिया रोल इन एम्पलीफाइंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। और वयांग एक तरीके से ये मतलब प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉपिक है। फिर आखिरी में जो मैं आपको मेंस क्वेश्चन देता हूँ, दैट इज़ देयर। सो देख लो, डीपॉपुलेटिंग गाजा विल रीशेप द डायनेमिक ऑफ वेस्ट एशिया डिस्कस करना है। ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं उसमें आपको बहुत ही बैलेंस होके लिखना है, बहुत बैलेंस होके, कंसेप्ट की बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए और भाषा का बहुत अच्छा चयन करना चाहिए। देन ओनली आपको इससे थोड़ा सा बेनिफिट होगा, ध्यान रखना है। तो ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिस इज़ रिलेटेड विद, है ना, 10 मार्क्स है। तो आप लोग जरूर से लिखें, आप अपने आंसर का इवेलुएशन भी करा सकते हैं। 2026 के लिए कोर्सेज जल्द से जल्द आएंगे और मेन से स्पेसिफिक कोर्सेज भी जल्दी से आएंगे। प्रीलिम्स के ऑलरेडी सारे कोर्सेज आपके ऑलमोस्ट लॉन्च्ड हैं, तो आप गो थ्रू हो सकते हैं। देख लेते हैं आज के जो कोई क्वेरी तो नंबर याद रखना है। क्वेश्चन देख लेते हैं जो 5 AM सीरीज में डिस्कस होते हैं। आप आंसर करो, अगर आपने कर रखा है कमेंट सेक्शन में जरूर से आंसर करें। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम हैज़ रिसेंटली बीन इन न्यूज़, इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो किस सेक्टर से रिलेटेड है? अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो और इस साल आपको एग्जाम देना है तो ये कोर्स अल्टीमेट है। यूज़ द कोड UPSC लाइव, UPSC लाइव कोड यूज़ करेंगे, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 50%। इसमें 2 साल का करंट अफेयर्स है, बाकी सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं। 50+ ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोडेड हैं। ठीक है, बाकी आप 2 साल का करंट अफेयर भी कर सकते हो। साइंस टेक का भी सेपरेट कोर्स है, साइंस टेक का भी अलग से कोर्स है, तो वो भी आप कर सकते हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट है, एक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट करता है। इंडिया UK साइन सेवरल एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन द डिफेंस कोऑपरेशन। तो अभी हाल में ही अगर आपसे पूछा जाए कि किन के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन से रिलेटेड एग्रीमेंट आपका साइन हुआ है, तो अभी लाइक वी हैव साइंड कई सारी चीज़ें, जैसे कई सारे एस्पेक्ट में, जैसे मैं यहाँ पे कई चीज़ों को लेके साइन किया गया है, जैसे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल के लिए, और उसके बाद ASRAM करें तो ये एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए। सो इंडिया और UK ने डिफेंस डील आपकी साइंस के डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस पार्टनरशिप आपकी की है। और ख़ास तौर से जिससे कि जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाना साथ में आगे बढ़ाया जा सके। एक स्पेशल यूनिट है विद इन UK मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है, जिससे कि डिफेंस कोलाबोरेशन बहुत अच्छे तरीके से आपका हो सके। और कई चीज़ें हैं जैसे MAN पैड्स, लाइट वेटिंग मल्टी रोल मिसाइल, ASRAM फैसिलिटी जो एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, तो वो भी आपका है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी लॉन्च की गई। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। अब आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन एक टॉपिक बन सकता है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो बहुत मैटर करता है। ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपसे UK और इंडिया के डिफेंस रिलेशनशिप पे प्रश्न पूछ ले। ये जो प्रोपल्शन सिस्टम है, देयर कैन बी क्वेश्चन ऑन द प्रोपल्शन सिस्टम ऑल्सो। तो यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट सच थिंग। ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं इनके प्रति आपको जानकारी होनी चाहिए। हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में इनके ऊपर जो डिस्कशन है वो कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लेज़र बीम राइडिंग MAN PDS है, और फिर कई उससे कोलैबोरेशन भी आपका होगा। किसका क्या कोलैबोरेशन होगा मतलब उसको इतना रीड करना नहीं है, बट ये कुछ पॉइंट्स बस आपको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका AIS जो है वहाँ पे AIS समिट में आपका जाना है उनको, मतलब वो पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इस पर कल डिस्कशन भी हमने डिटेल में किया हुआ था कि क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं। अभी एक बार आएंगे आर्टिकल्स उसमें आएंगे तो भाई और चीज़ें कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या बातें रखी, क्या क्या चैलेंज है, ग्लोबल साउथ इससे किस तरीके से अफेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है, उस पर डिस्कशन वी विल डू इट। फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है ITER के बारे में, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट, क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हैं, अभी जो भी डेवलपमेंट होगा तो उसका डिस्कशन उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। सो ITR की बात करें तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जिसे हम कहते हैं, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट साइंटिफिक कोलैबोरेशन। इसका एम क्या है कि जो कि न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन का होता है सूरज में या किसी भी स्टार में जो एनर्जी प्रोडक्शन है
वो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन के पर बेसिस आपका होता है। तो जिस तरीके से सूरज के अंदर या सन के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है वो एक आप कह सकते हैं रिएक्शन आपका इस्तेमाल होता है। सो जिस तरीके से वहाँ न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है उसी प्रकार से हम आर्टिफिशियल सेंस में करके एनर्जी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट फ्रांस के अंदर हो रहा है, उसका नाम द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लोकेटेड कहाँ पे है, ये फ्रांस में है, और सेम चीज़ को रेप्लिकेट किया जा रहा है कि सूरज में जिस तरीके से प्रोडक्शन आपका हो रहा है। अब इसमें क्या है कि एक डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है। जैसे अगर अब इतना अब जैसे सन के अंदर जिस तरीके से एनर्जी का प्रोडक्शन, तो उस एनर्जी को होल्ड करना, प्लस वो जो प्रोसेस अंदर चल रहा है वो किस तरीके का प्रोसेस है उसको देखना। तो जो भी ये डेवलपमेंट है तो एक आपको एक डिज़ाइन का ज़रूरत होगा, एक है ना एक स्ट्रक्चर का ज़रूरत होगा। तो उसको बोला गया टोकामक करके वो है ये, और इसमें पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसका इस्तेमाल होता है, जिसमें जो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं जिसे प्लाज्मा हम कहते हैं, हॉट प्लाज्मा को होल्ड किया जा सकता है। तो एक चीज़ आपने क्या सीखी कि ITR क्या है, दूसरा आपने सीखा टोकामक क्या है, दो चीज़ें आपने देखी। अब क्या इसमें कई सारी चीज़ों का डिले भी फेस हो रहा है कि लाइक टाइमलाइन, बजट प्लस ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका कॉस्ट है। आप देखो है ना, यूरो 5 बिलियन के आसपास है। टेक्निकल हर्डल्स भी हैं कि टोकामक का आप डिज़ाइन किस तरीके से आप करोगे, इंजीनियरिंग किस तरीके से करोगे। और एक चीज़ है कि अब सूरज में जिस टाइप का एनर्जी प्रोडक्शन और आप सेम प्रोसेस कर, अब उससे कुछ रिस्क तो नहीं है, एसोसिएटेड रिस्क है कि नहीं है, वो देखना ज़रूरी है। फिर ये है, तो यहाँ पे इसके अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम फ्यूज़न पावर प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक हम लोग कर सकते हैं। तो एनर्जी जो प्रोडक्शन है वो उसकी तरफ हम प्रोसीड कर सकते हैं। देखो एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसके हमें अल्टरनेटिव सर्च करने पड़ेंगे फ्यूचर के अंदर भी। ऑल्सो वी नीड टू सर्च फॉर एन अल्टरनेटिव। सो यहाँ पे एनर्जी जो प्रोडक्शन है उसको रिवोल्यूशनाइज जो है वो आपका होगा, ये बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट देखते हैं यशा करके, यशास एक तरीके से है। तो यहाँ पे एक ये टॉपिक है, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन बस याद रखना चाहिए, प्रीलिम्स से स्पेसिफिक है। और कई ऐसी जानकारी आपको, जैसे देखो क्या है कि आपको अपना सिलेबस को ना थोड़ा बाइफर्केट करके, मतलब आपको आइडिया होना चाहिए, अच्छा ये पार्ट इस सिलेबस का, ये पार्ट इस सिलेबस का, ऐसा कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको उस चीज़ का आइडिया है कि अच्छा सिलेबस, इस सिलेबस का ये हिस्सा है, इस पार्ट का ये हिस्सा है, तो उससे एक बड़े बेनिफिट आपको क्या होता है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से उनको आप ऐड कर सकते हैं, और अपनी अंडरस्टैंडिंग भी आपकी इन्हेंस होता है। आप स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट को आप जोड़ कर पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो कि आज के टाइम पे रिक्वायर्ड है। सो हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT36 यशास करके बोला जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT36 जो है इसको यशास नाम दिया गया है। पहले इसका नाम शायद सितारा था, अब इसको यशस या यशास क्या बोलेंगे इसको, यशस जो नाम है ये आपको दिया गया है। एंड इसमें लाइक ये ट्रेनिंग डिज़ाइन HJT36 है, ये पायलट ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, काउंटर इंसर्जेंसी, सरफेस फोर्स ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सारे पर्पज़ हैं। सो इसमें ये स्पिन हो सकता है, एरोबैटिक्स और कई चीज़ें कैरी कर सकता है, सिंगल पॉइंट ग्राउंड रिफ्यूलिंग डिफ्यूलिंग, मतलब रिफ्यूल कर सकता है तुरंत और उड़ सकता है तुरंत, इस टाइप का इसकी कैपेबिलिटीज़ है। तो वो आप वो गो थ्रू हो जाना कैपेबिलिटीज़ के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, इस ग्लोबल वार्मिंग एक्सेलरेटिंग, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्लाइमेट का अगर आप देखेंगे ना तो कुछ चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर आजकल टाइम पे जैसे जैसे GS पेपर 1 और 3 भी आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज है या इससे एसोसिएटेड जो हमारे लिए टर्म्स हैं, कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लो अगर आप मानसून की बात करते हो या कोई कंसेप्ट है, एल नीनो का कंसेप्ट अगर आता है, या ना ला नीना जैसी चीज़ें अगर आपकी आती हैं, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हमको ज्ञान होना चाहिए। और ये सिर्फ इनका ज्ञान नहीं होना चाहिए, इनके इम्पैक्ट का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, ठीक है। इनका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट भी आपको ज्ञान जो है वो आपका होना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इम्पैक्ट भी बहुत मैटर करता है। सो ये इम्पैक्ट का मतलब हो गया कि ठीक है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट का मतलब हो गया, जैसे सपोज़ करो अगर मैं बोलूँ कि मानसून है, अब मानसून का इम्पैक्ट आपके कल्चरल एस्पेक्ट पर क्या पड़ता है अगर उसमें परिवर्तन होता है। अगर अगर मैं पूछूँ कि एल नीनो है तो इससे एग्रीकल्चर कैसे अफेक्ट होगा और इससे इकोनॉमी कैसे अफेक्ट होगी, ठीक है, दैट इज़ देयर। तो ये सब चीज़ें इनका बहुत ही आपको अच्छा पता होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो इस ग्लोबल वार्मिंग एक्सेलरेटिंग, एक चीज़ तो ये है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखना है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग एक्सेलरेट कर रही है, तो ये है, तो अब एक्सेलरेट कर रही है तो बिल्कुल कर ही रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो एवरेज टेम्परेचर है
वो आपका लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है, ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, और भी कई फैक्टर्स हैं जिससे ग्रीन हाउस गैस जो है रिलीज़ हो रही है एटमॉस्फेयर में, उसका प्रेजेंस जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो जनवरी 2025 की बात करें तो लगभग काफ़ी लाइक 0.09 डिग्री सेल्सियस वार्मर हुआ है। और मतलब अब इसमें देखो आपको डेटा तो याद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपको ये चीज़ आइडिया होनी चाहिए कि हाँ टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल एक शब्द आप जरूर से यूज करो। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का जो समय है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से जो पॉल्यूटेंट है वो बहुत इंक्रीज हुए। जब पॉल्यूटेंट बहुत अधिक इंक्रीज हुए तो फिर या बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इंक्रीज हुई, उसके बाद से जो टेम्परेचर है वो बढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम गए। तो हमें कंपैरिजन करना है कि अच्छा प्री इंडस्ट्रियल लेवल इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या टेम्परेचर था और उसका जो एवरेज है उसके एवरेज से अभी जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें कितना इंक्रीज आपका हुआ है। तो स्टडी जो है वो मतलब ये चीज़ हाईलाइट कर रही है कि आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो बढ़ रहा है। और इसमें मेनली जो है ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है, फॉसिल फ्यूल कंबशन, जो फॉसिल फ्यूल ये जो आपके कोल, पेट्रोल और ये सब जो जलने से जो आपका ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, तो उसको एक बड़ा फैक्टर है। अभी यूएस के जो नए प्रेसिडेंट है उनका तो मानना ही नहीं है, ये एक बड़ा मतलब आप कई पॉलिसीज़ का हो सकता है आप सपोर्ट कर दो, हो सकता है आपका माइंड सेट हो, लेकिन ये क्या पॉलिसी है, क्यों? क्योंकि जो माइंड है ना वो देखो, जब हम इस वजह से समझना, देखो जब हम कैपिटलिस्ट शब्द की बात करें तो कैपिटलिस्ट शब्द में एक चीज़ जो आती है वो ये है कि कहाँ से पैसा आ सके, कहाँ से पैसा जनरेट हो सके, वो कंसिडरेशन होता है मेनली माइंड में। अगर ह्यूमन बॉडी से पैसा आ सकता है तो ह्यूमन बॉडी को सेल किया जाएगा, ठीक है, तभी इतनी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ डेवलप हुई है। और ऐसे कई सारी चीज़ें कई है ना, तो ये पॉइंट है आपका। इवन अगर फॉसिल फ्यूल से पैसा आ रहा है तो भले इन्वायरमेंट पे क्या असर होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा आना चाहिए। तो ये चीज़ देखना पड़ेगा कि अगर आप पैसा जनरेट कर रहे हो, मतलब आप वेल्थ जनरेट कर रहे हो या मेटलिस्टिक ग्रोथ जनरेट कर रहे हो, बट इसका ओवरऑल इम्पैक्ट या फिर उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या वो देखना जरूरी है। सो अगर आप ऐसे ही फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन करते चले जाओगे, ग्रीन हाउस गैस बढ़ता जाएगा, तो प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से इतना अधिक होगा। और डेवलप्ड देशों के पास हो सकता है रिसोर्सेस हों, और भले उनको बहुत घमंड हो कि हम उनके पास बहुत रिसोर्सेस हैं, बट डिज़ास्टर भी उस लेवल का आ सकता है जो फिर उनके रिसोर्सेज का भी कोई उससे कुछ ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न जो है बनता है। दूसरा ये भी कहा गया कि देखो ग्लोबल वार्मिंग होता है तो ये जो इवेंट्स आपके एल नीनो ला नीना जैसे इवेंट्स हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब इसकी अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो काफ़ी हद तक आपका जो सर्कुलेशन है वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में बदलाव होता है। प्लस जो आपका मॉइस्चर है कि अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी आप कह सकते हो मानसून के लिए, वो भी बहुत अधिक आपका अफेक्ट होता है। तो ये भी एक बड़ा कारण बन जाएगा। तो लास्ट 15 ईयर्स हैव वार्म्ड अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस द रेट ऑफ प्रीवियस 40 ईयर्स। पॉल्यूशन रेगुलेशन, तो रिसेंट शिपिंग रेगुलेशंस हैव रिड्यूस। जो सल्फर पॉपुलेशन आप देखो, पॉल्यूशन देखोगे एक तरीके से जो आपका सल्फर जो पॉल्यूशन है विच में कंट्रीब्यूट इंक्रीज्ड वार्मिंग, सल्फर पॉल्यूशन भी तेज़ी से बढ़ा है, जो कि वो है ना लाइक सल्फर पॉल्यूशन भी वार्मिंग को इंक्रीज कर सकता है, ज़्यादा सनलाइट बाय अलाउिंग मोर सनलाइट टू रीच अर्थ। इसमें बहुत सारे डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस हैं, बट ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में जो है वो रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं। यहाँ पे की फैक्टर्स कुछ है। तो यहाँ पे एक चीज़ जैसा भी हमने डिस्कस किया, ग्रीन हाउस गैस का जो लेवल है वो आपका बढ़ा है। उसके बाद ट्रांजिशन एल नीनो ला नीना, ये क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, तो उसमें बदलाव हुआ है, उनकी फ्रिक्वेंसी में भी चेंजेस जो हैं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, गाजा एंड ट्रम्प एक्सपेंडिंग द कैनवास स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपकी हाईलाइट की, गाजा एंड ट्रम्प्स एक्सपेंडिंग द कैनवास स्ट्रेटजी। तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आईआर का टॉपिक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए बनता है। तो एक तो इसका कुछ कंसिडरेशन देख लेते हैं, कुछ मैपिंग के कंटेक्स्ट में देखते हैं, फिर जो आर्गूमेंट दिया गया है उसको फिर डिस्कशन करेंगे। आर्गूमेंट तो एक चीज़ ऐड हो जाती है, बट आपका ओवरऑल एक व्यू पॉइंट होना चाहिए। आईआर एक ऐसा एरिया है, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, 40-45 नंबर का मार्क्स का आता है पेपर 2 में, और बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, मतलब अच्छा लिखोगे, डायग्राम वायग्राम बनाओगे तो बहुत फ़ायदा होगा। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, थोड़ी मेहनत करोगे और राइट कंटेंट पढ़ोगे ना तो हेल्प करती है। अब जो पुरानी कहानियाँ अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे होता है ना आईआर की, अगर कोई आईआर पढ़ाता भी है तो उसमें बहुत सारा इधर उधर की कहानियाँ चलती रहती हैं। तो वो चीज़ थोड़ा सा हमको देखना है कि कहीं ना कहीं उधर मतलब कंटेंट हमें क्या रिक्वायर्ड है वो हमें डिफाइन होना चाहिए, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से लिंक करके चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये देखो, ये जॉर्डन है, ये इजिप्ट है, ये गोलान हाइट है, ये वेस्ट बैंक है, इस जगह की बात कर रहे हैं, गाज़ा। अब अभी जो युद्ध की स्थिति हुई थी हमास और इज़राइल का बीच का जो चला,
अब इसमें बहुत यहाँ डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ, छोटा सा लैंड एरिया है बट इसका बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ। अब डिस्ट्रक्शन होने के बाद इसका देखो, अब स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देखो, मेडिटेरेनियन सी है के पास ही क्लोजली लोकेटेड है। अब ये कहा यह जा रहा है कि इसको डीपॉपुलेट, मतलब कि अब मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका क्या कहना है कि भले कि इतने सारे लोग हैं फिर रहेंगे फिर युद्ध होगा, क्या मतलब आप कहीं और चले जाओ। अब इसका मतलब है कि आप इसको मतलब पॉपुलेशन इससे हटाने की बात कर रहे हो कि बोले आप इजिप्ट चले जाओ, जॉर्डन चले जाओ या वेस्ट बैंक चले जाओ। इससे होगा क्या कि ये पूरा का पूरा एरिया इसराइल के अंदर आ जाएगा और ये जो प्रॉब्लम है, स्ट्रेटजिक एडवांटेज है, वो आपको रहेगा। अब इसका थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर थोड़ा सा ये आप देखो, ये मैंने पहले भी आर्गूमेंट आपको दे रखा है कि ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में आप देखो ये गाज़ा है। अब अगर यहाँ पे हमस प्रेजेंट, हमस बेसिकली प्रॉक्सी किसकी है? हमस प्रॉक्सी है ईरान की। ईरान अभी किसके इन्फ्लुएंस में? रशिया और चाइना का। तो आप देखो कि, और दूसरी चीज़ आप देखो कि अगर इस पूरे रीजन के अंदर जो मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, उसके पीछे क्या रीज़न एक बड़ा है, इजराइल एक तरफ है और अरब वर्ल्ड एक तरफ है। अरब वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम जो फ़लस्तीन वाला इशू है वो है। तो कैसे इस चीज़ को दूर किया जाए, ठीक है। तो ये अगर कई देश जैसे सऊदी अरेबिया भी इसको सपोर्ट करेगा, उसको पता है कि यार हमें हमें अल्टरनेटिव जो है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। मतलब इंटरनली, मतलब एक्सटर्नली बोलेंगे ऐसा ऐसा, बट इंटरनली कहेंगे कि ये जितने भी प्रॉक्सीज ईरान के हैं वो ख़त्म हो, हिजबुल्ला, हमस, जिससे कि क्या है कि कन्फ्लिक्ट इस रीजन में रिड्यूस हो। अगर कन्फ्लिक्ट इस रीजन में रिड्यूस होगा तो ये कॉरिडोर का रिलेवेंस बहुत बढ़ जाएगा और वो इन इकोनॉमीज़ को बहुत हेल्प करेगा, वेस्ट एशिया के डेवलपमेंट को बहुत हेल्प करेगा। मतलब एक तरफ आपका एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और पूरा जो ये पूरा आपका यूरोप से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाएगी, तो इसका फ़ायदा इसको भी बहुत अधिक होगा। लेकिन अब यहाँ अगर इशू प्रॉब्लम चलता रहेगा तो इससे क्या होगा कि यहाँ कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी रहेगी। जैसे मान लो इसराइल पैलेस्तीन का इशू है, अब उसमें भले युद्ध एक जगह है लेकिन वहाँ सेंटिमेंट इश्यूज़ आ जाएंगे, तो वहाँ पे फिर ये जो कॉरिडोर है जो कि इजराइल से भी पास होता तो वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा कि हम ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, यहाँ से हम इसको पास नहीं होने देंगे। कई बार युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो हैं वो राइज हो सकते हैं। तो मतलब ये सोच जो है वो अगर डोनाल्ड ट्रंप की वो यही है कि उसका ये मानना है या एक एम यही है कि इसका अगर हमने कर लिया तो हमारे कॉरिडोर बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। ये कॉरिडोर को हम अपना सक्सेसफुल जो है वो कर देंगे और ये एक काउंटर हो सकता है। काउंटर क्यों? क्योंकि अगर ये कॉरिडोर आपका पूरा डेवलप, आप देखो ना पूरी कनेक्टिविटी है, तो इससे पूरी जो कनेक्टिविटी अफ्रीका से लेना चाह रहा है चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है। या फिर आप देखोगे तो, ठीक है, एक मेरा भी आर्टिकल हिंदू के अंदर, आप टाइप करना गूगल में द ग्रेट यूरेशियन पार्टनरशिप, ठीक है, द ग्रेट यूरेशियन पार्टनरशिप, हिंदू के अंदर मेरा आर्टिकल है, आप चाहो तो रीड कर लेना, द ग्रेट यूरेशियन पार्टनरशिप, ठीक है। सो द ग्रेट यूरेशियन पार्टनरशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे मतलब है ना, द ग्रेट यूरेशियन पार्टनरशिप, तो यहाँ पे आप इसको रीड करना। तो यूरेशिया क्या है, ये एक आप ये बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये जो यूरेशिया है, ये यूरेशिया में एक तरफ आपका जब आप शब्द यूरेशिया शब्द यूज़ करते हो तो एक तरफ आप एशिया और यूरोप को मिक्स करके एक पावर ब्लॉक बनाना चाहते हो। अब उस पावर ब्लॉक को लिमिट किया जा सकता है इस आईएमईसी के द्वारा कनेक्टिविटी। तो एक तो चाइना को भी काउंटर करने में मदद करेगा, चाइना के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको मतलब उसको काउंटर करने में मदद जो है वो मिलेगी। तो ये है, क्योंकि देखो चाइना की तरफ अगर चाइना ग्रो करेगा तो चाइना ईरान को आगे बढ़ाएगा और यूएस ग्रो करेगा तो वो सऊदी अरेबिया को बढ़ाएगा। तो इस वजह से सऊदी अरेबिया और उससे एसोसिएटेड जो देश हैं वो उसका सपोर्ट जो है कंटिन्यूस बेसिस में करते रहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे यही कुछ बातें हैं, बाकी मतलब इनके मतलब मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया है, बट यहाँ पे ये जो गाज़ा है उसको ट्रांसफॉर्म करने की बात हो रही है। तो मैं थोड़ा सा माइंड मैप से आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखो, एक तो ट्रम्प्स डील की बात की गई है, तो डीपॉपुलेशन ऑफ गाज़ा, मतलब जो पॉपुलेशन है उसको हटाने की बात की गई है। उसके बाद आप देखो ब्रॉडनिंग डिस्कशन, क्रिएटिंग अर्जेंसी, गाज़ा प्रपोजल, मतलब यहाँ पे जो गाज़ा से कंटेक्स्ट में प्रपोजल आपका रखा गया, डिमोलिशन जो साइट्स हैं है उस वहाँ से लोगों को रिलोकेट करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है, ये चीज़ हाईलाइट किया गया है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि इज़राइल फ़लस्तीन जो रिलेशंस हैं उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, और बहुत ही जो लाइक इवन सऊदी अरेबिया जैसे उनका जो स्टेप है थोड़ा कॉशियस अप्रोच है फ़लस्तीन स्टेटहुड प्रेरेक्विजिट है, तो फ़लस्तीन फिर वेस्ट बैंक को हो सकता है कि वो अपना रिकॉग्नाइज़ करें।
फिर ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो एक बार अगर गाज़ा में ये परिवर्तन हो तो इसका मतलब जो लड़ाई आपकी चल रही है इजराइल और जिसे हम फ़लस्तीन की लड़ाई कर रहे हैं, बेसिकली उसमें गाज़ा और उसमें भी हमस जो है वो इन्वॉल्व है। वेस्ट बैंक में जो फतह है उसका तो कोई लेना देना इतना नहीं है, वो तो अपना उसमें जो खुश है। तो एक तरफ ये क्या है कि अगर ये चीज़ हटेगी तो फिर हो सकता है इजराइल फ़लस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी रिड्यूस हो सकता है, लेकिन हम कह नहीं सकते। बाद में मान लो ये गाज़ा चला गया और उसके बाद वेस्ट बैंक पे भी नज़र जाए तो क्या असर इसका पड़ेगा, मतलब एक थॉट प्रोसेस ये हो सकता है। तो उसको किस टाइप से मतलब कंसीडर अरब वर्ल्ड करता है, ये देखने वाली बात है। बट अगर ये गाज़ा पे को डिपॉपुलाइजेशन किया जा रहा है तो इससे वेस्ट एशिया का डायनेमिक में परिवर्तन बहुत अधिक हो सकता है, और फ्यूचर में कैसे कन्फ्लिक्ट होंगे वो भी इससे काफ़ी अधिक अफेक्ट हो सकता है। फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी चीज़ें हैं, क्योंकि देखो वहाँ रिकन्स्ट्रक्शन और ये सब करेंगे तो स्टार्टिंग में तो खर्चा होगा, लेकिन एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाएगा तो उस रीजन के ग्रोथ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल आपका हो सकता है। तो ये थोड़ा सा है कि जैसे कि है ना, तो यहाँ पे जो यूएस और सऊदी अरेबिया है वो भी अपने सिक्योरिटी फॉर ऑयल पैराडाइम इसको भी थोड़ा सा देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो वेस्ट एशिया है उसके वो भी रीशेप होगा, पीस स्टेबिलिटी पर भी जो है इम्पैक्ट आपका काफ़ी हद तक आपका पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान में ये रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स आप चाहो तो रीड कर लेना, मतलब ये मैंने जो बताया हुआ है। सो लाइक है ना, तो ये थोड़ा सा आप चाहो तो रीड कर लेना। और ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे जैसे यही है कि ऑनगोइंग जो कन्फ्लिक्ट है द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट हैव डिसमेंडेड लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ अबाउट रीजनल स्टेबिलिटी, एंड जो बैलेंस ऑफ पावर है उस पर भी शिफ्टिंग आपको देखने को मिल रहा है। नए अलायंस इमर्ज आपके होंगे, ठीक है, नए अलायंस ऐसे होंगे जिसमें जैसे अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था तो उसमें इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व था, कुवैत, बहरीन, शायद ये लोग भी इन्वॉल्व थे। तो एक इसराइल और अरब वर्ल्ड के बीच का इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है जो कि यूनिक है, और ये पावर डायनेमिक कहीं ना कहीं रीशेप करेगा वेस्ट एशिया को, कहीं ना कहीं जो है वो रीशेप करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखना कि ग्लोबल साउथ शब्द जब आप यूज़ करते हो इसका मतलब क्या है, यू आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलपिंग वर्ल्ड के बारे में आप चर्चा कर रहे हो। सो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम एक रोल प्ले कर सकते हैं ग्लोबल नॉर्थ और साउथ में, डेवलप्ड और डेवलपिंग बीच का एक ब्रिज के रूप में काम कर सकते हैं। ये इंडिया के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर का एक आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव भी है एक तरीके से। हम जैसा प्रवासी भारतीय दिवस है तो ये प्लेटफॉर्म इंडियन डायस्पोरा के लिए। इसके बाद नेशन वॉइसेस जो है ना, देश की जो वॉइसेस है उसको सामने रखना। थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। फिर यहाँ पे जो कई सारी चीज़ें हैं लाइक नॉन अलाइनमेंट जैसी चीज़ें हैं, कई रिलेशंस नए नए डेवलप हो रहे हैं, हम नए अलायंस यूरोप में डेवलप कर रहे हैं। इंडिया यूएस रिलेशन में भी बदलाव आपको देखना होगा। चाइना के इन्फ्लुएंस को भी हमें काउंटर जो है करना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हमारे पास कंपटीशन है, मतलब अफ्रीका के अंदर हम भी चाइना से कम्पीट कर रहे हैं। उसके बाद ग्लोबल पार्टनरशिप की तरफ हम आगे बढ़ना हमें है, और टॉप डाउन अप्रोच से, टॉप डाउन मतलब ऊपर से सब कुछ आ रहा है और फिर चीज़ें फॉलो हो रही है, रादर हम ये चाह रहे हैं कि ठीक है एक बॉटम अप अप्रोच की तरफ हम प्रोसीड करें। डेवलपमेंट आपका जो है ह्यूमन सेंट्रिक हो, मतलब इक्वल पार्टनरशिप की बात हो रही है, इंसानों को ध्यान में रख के डेवलपमेंट प्रोसीजर हो। मिशन लाइफ जैसी चीज़ें हैं जिसमें हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल की तरफ प्रोसीड करना चाहते हैं, स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ हम जाना चाहते हैं, और जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसमें सभी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हो, एट द सेम पॉइंट टाइम उसका बेनिफिट सभी को मिले। तो इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस की तरफ हम जाना चाहते हैं। इंटरनेशनल इन्हांस करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और ये है तो बिल्डिंग डोमेस्टिक कैपेसिटी, ये एक आस्पेक्ट जो है वो आपका है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा आप लोग को देख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इंडिया रोल इन एम्पलीफाइंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबल लैंड्स है ना, तो यही पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो भी ग्लोबल लेवल पे बदलाव हो रहा है उसमें हम एक मतलब फोर फ्रंट है ऑफ दिस चेंज। जैसे जैसे नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, आर्थिक डिस्पैरिटी, असमानताएँ आ रही हैं, जियो पोलिटिकल टेंशन्स आ रहे हैं, तो इस ऐसी स्थिति में जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनका अपना इशू है, डेवलप्ड वर्ल्ड का अपना इशू है, तो हम अपने इश्यूज़ को सामने रख सकते हैं, उस हिसाब से हम आगे जो है वो बढ़ सकता है। तो ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। तो प्रवासी भारतीय दिवस इसका सिग्निफिकेंस है क्योंकि हम अपने जो लोग हमारे बाहर रहते हैं उनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ है। उसके बाद थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने भी रिटेरिएट आपका किया है कि
ऐसे कई रिफॉर्म्स करना चाहिए अलग अलग जगहों पे, जिससे डेवलपिंग वर्ल्ड को बेनिफिट आपका हो। ये ग्लोबल साउथ समिट जो 2024 में हुआ था, इस पर सामने बात रखी भी गई थी। और एक तरीके से ग्लोबल गवर्नेंस ऐसा हो कि ऐसा ना हो कि सब कुछ डेवलप्ड वर्ल्ड के द्वारा रन किया जा रहा है। डेवलपिंग वर्ल्ड के नीड को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करना और डेवलपिंग वर्ल्ड को इंक्लूड करना, ये भी इंपॉर्टेंट आपका रखा गया है। फिर क्या है कि यहाँ पे हम कई मिक्स स्ट्रेटजी जैसी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, जैसे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी देख रहे हैं हम, ग्लोबल नैरेटिव को है ना उसको रीशेप करना चाहता है, ये भी एक चीज़ है। उसके बाद जो नॉन अलाइंग मूवमेंट है, जैसे अनलाइक द नॉन अलाइंग मूवमेंट जिसमें जो डीकोलोनाइजेशन, जैसे नॉन अलाइंग मूवमेंट में क्या था, नॉन अलाइंग में ये था कि यूएसएसआर और यूएसए थे, दो पोल्स ऑफ पावर थे, और हम किसी के साथ जैसे है ना 1961 के बेल्टकराउन कॉन्फ्रेंस में आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो नॉन अलाइनमेंट आस्पेक्ट सामने आया, तो हम किसी के साथ नहीं रहना चाह रहे थे, हम चाहते थे कि हम अपने रिसोर्स का अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें। अब ये चीज़ जो है, तो अब परिवर्तन आपका हो रहा है, अब जो समय आ गया है वहाँ पे हमें कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप की तरफ प्रोसीड करना पड़ेगा। अब हमें जो है ग्लोबल साउथ के साथ उसकी वॉइस भी बनना है, बट ग्लोबल नॉर्थ के साथ भी मिलकर चलना है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे हम नॉन अलाइनमेंट नहीं कि हम सबसे अलग थलग हो रहे हैं, हमें ऑल अलाइनमेंट की तरफ जो है वो प्रोसीड करना है। So in the strengthening ties with traditional जो पार्टनर, तो इंडिया इज़ नॉट शाइंग अवे फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विद ट्रेडिशनल पार्टनर, जैसे यूएस है, यूरोप है, तो जो भी हमारे ट्रेडिशनल पार्टनर हम उससे दूर नहीं भाग रहे हैं। यूएस के कनेक्शन की बात करें तो फॉर्मर यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं उन्होंने भी कहा है कि इंडिया यूएस रिलेशन और तेज़ी से इंप्रूव और इंक्रीज़ होगा, और ये पार्टनरशिप हमारे जो ग्लोबल साउथ है, खास तौर से डेवलपिंग वर्ल्ड की बात को भी सामने आपका रखेगा। इसके अलावा इस जो हम यूरोप के साथ भी अपने अलायंस को जो है डेवलप कर रहे हैं। चाइना फैक्टर्स की बात करें तो चाइना की उससे हमारा कंपटीशन तो है ही, और कई सारे लेवल पे, जैसे अफ्रीका में हम अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हैं, बट हमारा तरीका अलग है, चाइना का अपना तरीका अलग है। फिर इंडिया का यूनिक पोजीशन है, तो यहाँ पे या इंडिया ने कहा इंडिया इज़ नॉट मेयरली रिएक्टिंग टू चाइना, इट इज़ मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ चाइना जो कर रहा है उसके रिएक्शन में काम कर रहे हैं, वी ऑल्सो लाइक वी ऑल्सो कार्विंग आउट इट्स ओन आइडेंटिटी एज अ लीडर इन द ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबल साउथ की अगर बात करें, ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड का हम अपनी एक वी आर ऑल्सो कार्विंग आउट आवर ओन आइडेंटिटी एज अ लीडर, है ना, ग्लोबल साउथ की अगर बात करें तो ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। प्रमोटिंग इक्वल पार्टनरशिप, तो यहाँ पे इंडिया नीड्स टू एम्फोसाइज इक्वल पार्टनरशिप जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ आपके हैं उनके साथ लाइक है ना, इंडिया नीड टू एम्फोसाइज इक्वल पार्टनरशिप विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ उनके साथ हमें मिलकर आगे बढ़ना है। ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट हमें प्रोसीड करना है, जिसमें हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात करें, ऐसा लाइफस्टाइल और ऐसा कंज्यूमरिज्म डेवलप हो या कंजम्पशन पैटर्न डेवलप हो जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखे। तो इसमें मिशन लाइफ भी याद रखना है, बिल्डिंग कैपेसिटी है, हाँ कैपेसिटी जो स्किल एस्पेक्ट भी हम इंप्रूव करना चाहिए। इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम भी है, तो इसमें है ना, तो यहाँ पे ऐसे कुछ प्रोग्राम है जिसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल गवर्नेंस को कितना हम इंक्लूसिव बनाते हैं, जहाँ पे जो गवर्नेंस का बेनिफिट सब तक रीच करे, प्लस उस गवर्नेंस के प्रोसेस में भी सभी लोग इन्वॉल्व हों, प्लस डोमेस्टिक लेवल पे भी हम कैपेसिटी अपनी बिल्ड करना चाहते हैं। तो जिससे है ना, तो इट इज़ नॉट इनफ कि हम फैसिलिटेट चेंजेस इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंडिया मस्ट ऑल्सो बिल्ड आवर ओन डोमेस्टिक कैपेसिटी। हम मतलब अगर अपने घर ही के लेवल पे, मतलब देश के लेवल पे ही अगर हम अपने कैपेसिटी का इन्हांसमेंट डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो विश्व भी हमसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करेगा, जो अपने घर पे ही नहीं कर पाएगा वो बाहर कैसे करेगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स और पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो, कभी भी ऐसे टॉपिक्स को पढ़ो, ऐसा नहीं कि आप फटाफट नोट्स बना लो, आप ऐसा एक कुछ पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, और आपको इस पर ना थोड़ा सा सोचना पड़े, और सोच के फिर जो है आपको लिखना है। ठीक है, व्यंग देख लेते हैं। तो ये ट्रेडिशनल पपेट थिएटर है, ये देख लो ना, ये पपेट है, तो ये थिएटर है, इंडोनेशिया के अंदर है, यूनेस्को के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है एज ओरल एंड इंटेलिजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में। इसमें म्यूजिक, सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग सब परफॉर्म किया जाता है, और कई सारे मटेरियल से इसे बनाया जाता है, लेदर, वुड, और इसका है स्किल्ड पपेटियर्स, जिसमें दलांग शब्द यूज़ किया जाता है, डलांग, तो जो उसको परफॉर्म करते हैं तो डलांग शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे सांस्कृतिक फेस्टिवल्स आपके होते हैं, उसमें इसको परफॉर्म आपका किया जाता है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स 2025 के लिए वो ऑलरेडी आपका चल रहा है, 50+ लेक्चर्स हो चुके हैं। यूज़ द कोड यूपीएससी लाइव,
और आपका अमाउंट विल रिड्यूस बाय 50%। PT 730 और ये सारे सब्जेक्ट्स आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें मतलब सब कुछ एक ही कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है आपका। PT 730 जिसमें 2 साल का करंट अफेयर्स है, ये फुल लेंथ टेस्ट है, प्लस साइंस टेक का भी सेपरेट कोर्स है। तो फॉर दिस डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, और इसके बाद यू कैन ऑल्सो विजिट sauravpandeyupsc.com पे जाके ऑल कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। क्वेश्चन देख लो, ये इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। 5 AM जो है 5 AM सीरीज़ जो है आपकी है उसको ज़रूर से आप लोग गो थ्रू, उस पर ऐसे टॉपिक्स क्वेश्चंस आपके डिस्कस होते हैं, उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। एक आदत बने, खाली बैठे हो तो सुनते रहो करो। उसका PDF चाहिए तो वो फिर अलग से आप जो, जैसे मान लो आप PT 730 का हिस्सा या किसी कोर्स का हिस्सा, तो उसमें PDF आपको अवेलेबल रहती है। मेंस का क्वेश्चन देखो, डीपॉपुलेटिंग गाजा विल रिशेप द डायनेमिक ऑफ वेस्ट एशिया, इसको आपको डिस्कस करना है। आप आकलन प्लस का हिस्सा बन सकते हैं एंड यू कैन गेट योर आंसर इवेल्युएटेड। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज करें, तो 9057921649 इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और इस सेशन का PDF के लिए मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और ये टेलीग्राम चैनल अलग से है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अपने आंसर सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।